हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर टाइम्स में। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि कैसे एक कॉलेज के स्टूडेंट्स एक ट्रिप पर जाते हैं और वहाँ पर जंगल में भटकते हुए उनको एक होटल दिखाई देता है। आगे की स्टोरी मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। डरते डरते सभी लोग धीमी गति से कदम बढ़ाते हुए उस आलीशान सी होटल के नज़दीक जाते हैं। होटल के सभी कमरों की बत्ती बुझी हुई थी। सिर्फ लॉबी, रिसेप्शन डेस्क और ऊपरी मंजिल का एक कमरा रोशनी से सराबोर था। मुख्य द्वार खुला हुआ था, पर वहाँ कोई भी अटेंडेंट नहीं था। रिसेप्शन डेस्क भी सूनी सी थी। जिस तरह से होटल अपना हॉल बॉय कर रही थी, उसे देख के किसी का मन गवारा नहीं कर रहा था कि होटल के अंदर पैर रखा जाए। आदि डरते हुए स्वर में धीमे से बुदबुदाया, लौट चले क्या। तभी पीछे से लड़खड़ाती हुई बूढ़ी आवाज़ सुनाई दी, ऐसी तूफानी घंघोर अंधेरी रात में लौटकर जाओगे कहाँ। सभी ने हैरत से पलटकर देखा तो चेहरे से रंग उड़ गए। सूर्या चौंकते हुए बोलता है, आप। आर्यन सवालिया निगाहों से सूर्या को घूरते हुए कहता है कि क्या तुम इन बूढ़े बाबा को जानते हो। आदि आर्यन के कान में फुसफुसाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें इनकी कदकाठी और पहनावा उस आदमी जैसा नहीं लग रहा जिसके ऊपर से हमारी गाड़ी निकल गई थी। आर्यन ने गौर से उस बूढ़े शख्स को देखा, फिर थूक गटकते हुए कहा, आदि तुम ठीक कह रहे हो, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए आगे बढ़ा और बोला, चले जाओ बच्चों, बेफिक्री होकर, यहाँ सारे इंतज़ाम हैं, यहाँ चले आओ। अब इस खराब मौसम में जंगल से निकलना भी काफ़ी मुश्किल होगा। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। सभी भाव शून्य थे। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। असमंजस में पड़े सभी जस के तस बुत बने हुए थे। बूढ़ा आदमी होटल के अंदर जा चुका था। लालटेन को रिसेप्शन डेस्क पर रखने के बाद उसे बुझाकर अन्य जगह की बत्ती जलाते हुए उस आदमी ने सीढ़ियों के पास जाकर किसी को पुकारा, लाली, ओ लाली। आवाज़ सुनते ही सीढ़ियों से धड़काती हुई उतरकर बेहद खूबसूरत सी एक नवयुवती आई। उसने कहा, जी बाबा। मिश्री सी मीठी आवाज़ में लड़की ने बोला। रौनक तो जैसे चुंबक हो गया था। उसके पैर स्वतः ही उसकी ओर बढ़ चले जहाँ वो लड़की खड़ी हुई थी। बूढ़ा आदमी उस लड़की से आगंतुकों के लिए ठहरने के से लेकर भोजन आदि के इंतज़ामात के विषय में चर्चा कर रहा था, और वो लड़की बहुत ही गौर से वो सब बातें सुन रही थी जो वो बोल रहा था, और सहमति में सिर हिलाए जा रही थी। रौनक उस लड़की को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वो उसकी गुलाब सी पंखुड़ियों से नाजुक सुर्ख होठों को देखकर किसी शराबी सा मदहोश हो उठा। वो कल्पना करने लगा कि इन होठों को वो क्या क्या कर सकता है। तभी सूर्या ने रौनक को कोहनी से धक्का दिया, जिससे रौनक स्वप्नलोक से बाहर निकल गया। वो लड़की जा चुकी थी। बाकी लोग भी लॉबी में बैठे इंतज़ार कर रहे थे। सूर्या कहता है, चक्कर क्या है बॉस। रौनक कहता है, चक्कर ही तो चलाना है भाई, वो वाकई कमाल की है। सूर्या कहता है, ओ मिस्टर रोमियो, मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा। आखिर माजरा क्या है। इस इतने बड़े होटल में ये दोनों अकेले क्यों रहते हैं। यहाँ कोई और मुसाफिर क्यों नहीं दिख रहा। रौनक कहता है, तुम सबके दिमाग न जेम्स बॉन्ड हो रखे हैं। सफ़र की थकान और उस पर अजीबोगरीब परिस्थितियों ने
तुम लोगों को फिल्म डायरेक्टर बना दिया है। हर बात पर सीन क्रिएट कर रहे हो। सोचो यार, पर्यटन स्थल है यहाँ, क्या जंगल और क्या बस्ती, क्या वीराना और क्या महफिल। जहाँ पर्यटकों का मन करता होगा वहाँ ठहर जाते होंगे सब, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है। मैं तो चला अपने कमरा देखने, कहकर रौनक सीढ़ी चढ़कर उस लड़की की तलाश में यहाँ वहाँ नजरें घुमाता फिरता ऊपर की ओर जाने लगा। रोमियो कहे जाने वाले रौनक पर उस अनजान लड़की का जादू इस कदर चला कि वो बिना किसी की परवाह किए हुए उस लड़की का पीछा करते हुए होटल की ऊपरी मंजिल की ओर चला गया। सूर्या उसे जाते हुए देखता ही रह गया। वेटिंग एरिया में बैठी रीनी ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? सूर्या कंधे उचकाकर कहता है कि पता नहीं, पर यह कंफर्म है कि अब हम सभी को यहीं पर रात गुजारनी है। आर्यन सोफे से उठते हुए कहता है, चलो भाई, अपने अपने रूम पसंद कर लो। आदि, जो कि अब किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ था, झट से ऐसे बोला मानो न कहता तो भारी नुकसान हो जाता उसका। मैं तो यहाँ एक वक्त भी अब नहीं रुकूंगा। रश्मि कहती है, इस भयंकर घने जंगल में कहाँ भटकोगे? बेहतर है हम सभी एक साथ रहते हैं यहाँ। आदि कहता है, नहीं, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। कहकर आदि होटल से बाहर चला गया। सूर्या उसके पीछे जाने लगा तो रश्मि ने उसे रोकते हुए कहा, जाने दो उसे, 2-4 कदम चलकर वापस आ जाएगा। उसको उसकी दादी नानी जो याद आने वाली है। सूर्या रश्मि से कहता है कि मुझे आदि की बात सही लग रही है और यहाँ कुछ अजीब सी तरंग आ रही है। सिर भारी सा हुआ जा रहा है और उजाले के बाद भी रोशनी मध्यम सी लग रही है। रश्मि के कहने से पहले ही रीनी बीच में बोल पड़ी, ये सब इसलिए महसूस हो रहा है कि सफ़र की थकान ने सिर ही नहीं पूरे शरीर को भारी कर दिया है। चलो रूम में चलकर शॉवर लेते हैं और फिर पेट पूजा करते हैं। रश्मि कहती है, सूर्या, रिनी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम ज़्यादा सोच विचार मत करो। सूर्या कहता है, हमारे बैग्स तो गाड़ी में ही रह गए। चलो, मैं बैग और आदि को लेकर आता हूँ, तुम लोग जाओ। सूर्या जेब से मोबाइल निकालता है और कॉन्टैक्ट लिस्ट से आदि का नंबर सर्च करके उसको कॉल करता है। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ये सुनने के बाद सूर्या खींचकर होटल के बाहर निकल गया और आदि आदि पुकारते हुए सूर्या होटल से कुछ दूरी तक आ गया था। यार, कहाँ मर गया साले? अगर सुन रहा है तो मुंह से आवाज़ निकाल दे। वैसे ही डर के मारे मेरी तो जान हलक में आ रखी है। तू सही कह रहा था, वो होटल मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं भी बहाने से निकल आया। अब हम दोनों साथ में कहीं सुरक्षित जगह देखकर गप्पे लड़ाते हुए रात गुजार लेंगे। सूर्या बोलते ही जा रहा था, ये जाने बिना कि आदि उसे सुन रहा था कि नहीं। सूर्या ने जोर से आवाज़ लगाई, आदि। इस बार सूर्या को बदले में अपना नाम सुनाई दिया, उसी चिर परिचित आवाज़ में जो गाड़ी में हवा का शोर सुनते समय सुनाई दी थी। सूर्या का पूरा शरीर सिहर उठा। उसके बढ़ते कदम यकायक ठहर गए। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उछलकर बाहर आ जाएगा। पूरा शरीर सन्न पड़ गया था, सिर्फ कान ही जागृत थे। सूर्या के होश तब फाख्ता हो गए जब उसे अपने पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। आहट अगर साधारण होती तो कोई डर नहीं था, पर कदमों की थाप के साथ गुर्राहों की छन छन वीरान जंगलों की चारों दिशा में गूंजती हुई सूर्या के मन को और अधिक खौफजदा कर रही थी। तभी किसी ने सूर्या के कंधे पर हाथ रखा और डर से
हाथी सा चिड़चिड़ाता हुआ सूर्या ऐसे चीखा कि उसकी चीख सुनसान वातावरण में गूंज उठी। सूर्या का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। पसीने से तरबतर उसके शरीर में मानो कोई ऊर्जा ही नहीं बची। धक धक करता उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसे चीख चीख कर डांट रहा हो। किसके भरोसे यूं मुंह उठाए जंगल में चले आए। पीछे से आता हुआ हाथ जब सूर्या के कंधे पर पड़ा तो वो चीख उठा। सूर्या जोर से चिल्लाया, पर उसको पीछे से आवाज़ आई, रिलैक्स, मैं आर्यन हूँ। सूर्या ने जब सहमते हुए अपनी गर्दन उस ओर घुमाई तो वाकई में आर्यन ही उसके पीछे खड़ा था। सूर्या ने चारों तरफ नज़रें घुमाई। उसे वहाँ कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिससे वो डर सके। सब कुछ सामान्य लग रहा था। आर्यन ने जब सूर्या की दशा देखी तो वो चिंतित होकर पूछता है कि क्या हुआ सूर्या, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? भूत देख लिया क्या? सूर्या कहता है, हाँ देखा तो नहीं, पर सुन ज़रूर लिया। आर्यन खिलखिलाकर हंसते हुए कहता है, सुन लेंगे तेरी भूतिया दास्तान भी। अभी तो यहाँ से चलते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सूर्या कहता है, आदि भी तो बाहर ही है ना? आर्यन कहता है, वो तो होटल में है। आश्चर्य से सूर्या ने आर्यन को देखा और कहा, ये कैसे हुआ? वो सब सबके सामने तो बाहर ही निकला था। आर्यन कहता है, हाँ, पर वो तुम्हारे जाने के बाद गाड़ी लेकर लौट आया। सूर्या कहता है, ओह, ये आदि भी अजीब है, कहता कुछ और है और करता कुछ है। आर्यन कहता है, हाँ, बात तो सही है। कहकर आर्यन चलने लगा। सूर्या भी परछाई की माफिक आर्यन के पीछे हो लिया। दोनों बतियाते हुए अपने ही धुन में चले जा रहे थे, इस बात से अनजान कि दोनों की परछाई के साथ ज़मीन पर तीसरी परछाई भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। दोनों दोस्त जब होटल के मुख्य द्वार तक पहुँचे तो साथ चला आ रहा वो साया गायब हो जाता है। लॉबी की लेफ्ट साइड में ही डाइनिंग हॉल था। डाइनिंग हॉल की सभी टेबल खाली पड़ी हुई है। रौनक सहित सभी दोस्त हॉल में मौजूद थे। सूर्या और आर्यन भी उस तरफ चले गए। बूढ़े बाबा और वो लड़की किचन में थे। रौनक अब भी चोरे छुपे लाली को ही निहार रहा था। रीनी शरारत निगाहों से रौनक को ही देख रही थी। जब रौनक की नज़रें रीनी से मिली तो वो झेप गई। मुंह नीचे किए हुए वो अपनी भावनाओं को छुपाने में खुद को सफल मान रहा था। रीनी भी ग्रुप की ड्रामेबाज एक्ट्रेस कही जाती है। वो भी कम पड़ने वाली नहीं थी। रौनक को छेड़ते हुए बोली, रौनक, मनाली ट्रिप कैंसिल करते हैं, यहाँ जगह कितनी खूबसूरत हो गई है। आर्यन कहता है, वैसे हम भी जहाँ पर हैं वो कौन सी जगह है? प्रीणी सलाद को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बूढ़े बाबा ने आर्यन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। रौनक कहता है, बाबा, मनाली यहाँ से कितना दूर है? बाबा ने अनुमान लगाकर कहा, 4-5 किलोमीटर होगा बेटा। आदि सलाद की प्लेट से गाजर उठाते हुए कहता है, फिर तो ज़्यादा दूर है ही नहीं। तभी हाथ में टोकरी लिए लाली वहाँ आती है और अपनी सुरीली सी आवाज़ में कहती है, साहब, हमारी प्रीणी गांव भी मनाली से कमतर नहीं है। आपको यहाँ भी हरे भरे जंगल, बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत, चोटियाँ और निर्झर बहते हुए झरने देखने को ज़रूर मिलेंगे। रौनक तपाक से बोलता है कि वंडरफुल, हम पहले इसी गांव का भ्रमण करेंगे और फिर मनाली जाएंगे। रश्मि मजाकिया अंदाज में कहती है, हाँ भाई, अब तो मनाली विज़िट की चाह भी नहीं रही, लगता है हमारी मंजिल ही यही थी। अब तक चुपचाप नीचे मुंह करके गाजर को रखकर आदि जैसे ही बोलने के लिए अपना सर उठाया तो सामने का मंजर देख के
उसके होश उड़ गए। उसके मुंह से गाजर का टुकड़ा गिर गया और उसका मुंह बिल्कुल मानो जैसे खुला का खुला ही रह गया। आदि के ठीक सामने किचन के गेट के पास एक लड़की निर्वस्त्र खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे और शरीर जैसे गलने ही वाला हो। उस तरफ रोशनी ना के बराबर थी, अतः ठीक से देख पाना मुश्किल था। लड़की का चेहरा मोहरा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रिनी आदि को झकझोरते हुए कहती है, आदि, खाना टेबल पर लगा है और तू किस चीज़ की आस में किचन की ओर आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। आदि हकलाते हुए कहता है कि वहाँ कोई लड़की है। आर्यन हंसते हुए कहता है, लो जी, एक और बीमार आ गए, एक अनार और दो बीमार। आर्यन की बात सुनकर डाइनिंग हॉल ठहाकों से गूंज उठा। रौनक का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और आदि का डर के मारे खून सूख रहा था। दरवाजे के पास अभी भी खड़ी वो लड़की आदि के लिए रहस्य थी, क्योंकि उसका चेहरा अभी भी धुंधला था। ये समझना मुश्किल ही था कि वो कोई जीवित लड़की है या कोई भूत। भूत की कल्पना मात्र से ही आदि थर थर कांपने लगा। अन्य सामान्य रूप से खाना खा रहे थे, लेकिन आदि की स्थिति असामान्य थी। उसके हाथ इस कदर कपकपा रहे थे कि जब उसने छुरी और कांटा उठाकर प्लेट में रखे पास्ता को खाना चाहा, तो छुरी और कांटे की प्लेट खड़खड़ा उठी। रीनी हैरत से आदि के कपकपाते हुए हाथों को देखते हुए कहती है, यार आदि, इतनी ठंड भी नहीं है, तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं? आर्यन मजाकिया लहजे में कहता है, ये इश्क के बुखार के लक्षण हैं। रश्मि हंसते हुए कहती है कि रौनक, मैं तो ऐसे सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए। लगता है रौनक पर लवेरिया का असर कुछ कम हुआ है। सभी लोग आदि की हालत को मजाक में ही ले रहे थे, सिवाय सूर्या के। वो चुपचाप खाना खा रहा था। बीच बीच में वो नज़र घुमाकर किचन के दरवाजे की तरफ भी देख रहा था। आदि ने जब उस तरफ देखना बंद कर दिया, उसने अपना पूरा ध्यान खाने की टेबल पर केंद्रित कर दिया। बाकी लोग हंसी ठिठोली करते रहे। जब सभी लोग खाना खा चुके तो अपने अपने रूम की ओर जाने लगे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रश्मि जोर से चीखी। उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। वो पीछे की ओर खिसकी, तभी उसका पैर फिसल गया। उसके पीछे चल रहे रौनक ने उसे संभालते हुए थाम लिया। रश्मि गिरने से तो बच गई अब भी, पर उससे डर की गिग्गी बंधी हुई थी। वो कुछ भी कर सकने की असमर्थ थी। रिनी, आदि, आर्यन और सूर्या भी लगभग रौनक के पीछे ही चल रहे थे। वो सभी रश्मि को घेरे हुए थे। सभी ने एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ? आदि और सूर्या पहले से ही डरे हुए थे। अब रश्मि की दशा ने उनके मन में और संदेह पैदा कर दिया। उनका शक अब तो पुख्ता हो गया था कि हो न हो इस होटल में कुछ अदृश्य शक्ति है, जिसे साफ तौर पर अब देखा तो नहीं है, पर महसूस बार बार करा जा रहा है। सूर्या का मन जासूस बन गया और किसी प्रोफेशनल जासूस की माफिक मामले की तहकीकात करने लगा। लगता है रश्मि ने सीढ़ी पर भूत देख लिया है। अचानक हंसती मुस्कुराती ऐसी वो क्यों चीखी भला? सूर्या का जासूस मन अनुमान लगा रहा था कि उस पर विराम रश्मि की बात ने लगा दिया। रश्मि जब सामान्य हो गई तो बोली, छिपकली थी। पीछे बूढ़े बाबा की आवाज़ आई, जंगल के कारण कीट पतंगे आ जाते हैं और उन्हीं को अपना भोजन बना लेती हैं छिपकलियाँ। आप लोग शायद इन छिपकलियों से ही डर रहे हैं। रश्मि छिपकली से डरी थी, ये बात सूर्या के गले से उतरी नहीं। वो तो अब भी यही मान रहा था कि ज़रूर रश्मि ने कुछ अजीब देखा होगा,
लेकिन बात नहीं कर रही। वहीं आदि भी ठीक सूर्या की तरह ही कल्पना के जहाज पर सवार था। उसके जहन में अब तक वो रहस्यमयी लड़की गई नहीं थी। आदि मन ही मन कल्पनाओं में कड़ी जोड़ते हुए कहीं ऐसा तो कहीं वैसा, ये होगा चाहे वो होगा, रश्मि को भी देखे जा रहा था। आदि का मन उसके संदेह का प्रश्न करता हुआ कहता है कि यदि उसे भी वो लड़की दिखी थी तो फिर वो इतनी बड़ी बात बताती, बात को छिपकली के बहाने से छिपाती नहीं। आदि कहता है, छिपकली से भी कोई इस कदर डरता है क्या? आदि का मन कहता है, जिसको डरना हो वो किसी से भी डर जाता है, फिर छिपकली हो या भूत। आदि अपने मन के साथ सवाल जवाब में उलझा हुआ था। उसे ये भान भी नहीं रहा कि सभी लोग अपने अपने कमरे में जा चुके हैं और वो अकेला ही सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। उसकी तंद्रा पानी की बूंदों पर टप टप करती आवाज़ से टूटी। इधर उधर नज़र घुमाने पर आदि को रूह कँपा देने वाली खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। सीढ़ी के सबसे आखिरी पड़ाव पर वही रहस्यमयी लड़की खड़ी थी। आदि को टकटकी लगाए देख रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से रिसती हुई पानी की बूंदें जब फर्श पर गिरती तो ऐसा जान पड़ता कि पानी की बूंदें फर्श से टकराकर दम तोड़ रही हैं। उस लड़की का शरीर झग सफ़ेद था। शरीर में खून का कतरा लेश मात्र भी नहीं। उसके पूरे शरीर पर कपड़े के बराबर कुछ नहीं। बाल भी पानी के तरबतर ही थे। उसे देखकर यही लग रहा था कि वो नहाते हुए आ गई होगी। आदि तो जैसे सम्मोहित हो गया। वो लड़की के पीछे होटल के बैक साइड पर चला गया, दुनियादारी से बेखबर, अपनी ही धुन में। रेल के डिब्बे सा उस लड़की के पीछे चलता हुआ आदि एक बंद दरवाजे के सामने रुक गया। इस तरफ खूब अंधेरा था। लड़की अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आदि उस बंद दरवाजे पर लगे धूल खा रहे ताले को एकटक देख रहा था। तभी उसे आहट सुनाई दी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डर मानो अब सांस लेने पर ऑक्सीजन के साथ अंदर चला गया हो और पूरे शरीर में फैल गया हो। आदि का दिमाग तो जंग लगे लोहे की तरह हो गया था। दिमाग ने सूचना का आदान प्रदान बंद कर दिया। शरीर बेसुध हो गया था। अब यदि भूत पिशाच निकट भी आ गए तो आदि भूत बना यूं खड़ा रहता। आदि के कंधे पर जब किसी ने हाथ रखा तो आदि का शरीर सिर से पैर तक सिहर उठा। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ऐसे समय ही दूर जंगल ने सियारों के रोने की आवाज़ आने लगी। सियारों का रोना जैसे उल्लू व चमगादड़ों के लिए खतरे का अलर्ट था। उस बंद दरवाजे के उस तरफ क्या था ये तो आदि को पता नहीं, पर उस तरफ से उल्लुओं की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। चमगादड़ भी पंख फड़फड़ाते हुए इधर से उधर ऐसे चक्कर लगाने लगे मानो उस जगह का पहरा दे रहे हों। ये सब कुछ इतना अधिक डरावना था कि आदि बिना कुछ सोचे समझे गिड़गिड़ाते हुए मिन्नतें करने लगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज़ मुझे जाने दो। आँख मूंदे हुए आदि मिन्नतें करता रहा। उसके बाद कंधे पर हाथ रखा हुआ हाथ अपने आप हट चुका था। थोड़ी देर बाद ही उसे अपने दोनों कंधों पर भारीपन महसूस हुआ। उसके कानों में चिरपिरती आवाज़ गूंज रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो गहरी नींद में सो रहा है और कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। आदि ने जब अपनी आँख खोली तो उसके सामने सूर्या को देखकर चौंक उठा। उसने गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा तो खुद को
कमरे के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। आदि हैरान होकर पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया और कब आया? वो बंद दरवाज़ा खुल गया क्या? सूर्या आदि को यकीन दिलाते हुए कहता है कि तुम यहीं पर थे, यहाँ कोई बंद दरवाज़ा नहीं है, शायद तुम कोई सपना देख रहे थे। सपना? क्या ये वाकई सपना था? आदि ने हैरत भरी निगाहों से सूर्या को देखकर पूछा। सूर्या कहता है, और नहीं तो क्या था, सपना न होता तो तुम यहाँ पर कैसे होते? खामखा मेरी नींद खराब कर दी। सूर्या अपने रूम से और जाने लगा तो आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहता है, प्लीज़ सूर्या, मेरे कमरे में सो जाओ। मानो हार गया हो आदि। ठीक है, आदि का डरा हुआ चेहरा देखकर सूर्या ने हामी भरते हुए कहा। आदि ने राहत की सांस ली। वो उठकर खड़ा हुआ और अलमारी से बिस्तर निकालने लगा। अरे यार, तकिया तो है नहीं। हॉल से आदि बुदबुदाया। कोई न, तकिया और मोबाइल लेकर आता हूँ, तब तक तू बिस्तर लगा दे, कहकर सूर्या कमरे से बाहर चला गया। आदि ने भी फर्श पर बिछौना बिछाकर उस पर बिस्तर लगा दिया। उसके बाद वो बाथरूम चला गया। सूर्या अपने कमरे में पहुंचा। उसने पलंग से तकिया लिया और साइड टेबल से मोबाइल लेने के लिए झुका तो उसे लगा पलंग के नीचे से कोई उसे घूर रहा है। सूर्या के रोंगटे खड़े हो गए। कनपटी से रिसती हुई पसीने की बूंद जब नीचे गिरी तो टपक की आवाज़ आई। सूर्या सोच में पड़ गया कि पसीने की बूंद से ऐसी आवाज़ संभव ही नहीं है। वो अधेड़ बुन में ही था कि फिर से पानी की बूंदों के टपकने की आवाज़ आई। बूंदों की आवाज़ सूर्या के मन को विचलित कर रही थी। अपने कानों पर हाथ रखकर सूर्या ने हाथों से कानों को कसकर दबाया। पानी की बूंदों की आवाज़ आना बंद हो गई। सूर्या कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा। डर के कारण उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो चाहकर भी वहाँ से भाग पा ही नहीं रहा था। राहत की बजाय एक और आफत आन पड़ी। अचानक ही कमरे की सभी लाइट झपाझप करती हुई एकदम से बंद हुई। कमरे में अंधेरा और सन्नाटा पसर गया। सन्नाटे को चीरती हुई पानी की बूंदों की आवाज़ ने एक बार से सूर्या के पूरे शरीर को कंपायमान कर दिया। डर के कारण उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। सूर्या ने अपने दाहिने पैर से जब मोबाइल को टटोलना शुरू किया तो उसका पैर किसी ठंडी वस्तु से छू गया। उसने झट से पैर पीछे कर लिए। अब भी पैर पर वो छुअन महसूस हो रही थी। जो उसने अपने बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखा तो वो गीला सा महसूस हो रहा था। सूर्या अनुमान लगाने लगा कि क्या होगा। वो कहीं गीला कपड़ा तो नहीं, या फिर कोई लाश। लाश एक शब्द के जहन में आते ही सूर्या की जान हलक में आ गई। डर के मारे उसका हलक सूख गया। अनायास ही उसे जोर से देवी देवता याद आने लगे। उसके मन में आज किसी की सरगम के बजाय भजन, स्तुति और मंत्र बजने लगे। क्या सच में सूर्या के कमरे में लाश थी या कोई भ्रम? जानने के लिए हमारा अगला पार्ट ज़रूर देखें। आगे की स्टोरी मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और हो सके तो शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।